Hello, good morning. Today I am going to discuss a very much important topic of 12th class as well as JEE and NEET. The topic name is electromagnetic waves. इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने वेव के बारे में पढ़ा होगा, वेव के बारे में आपको पहले से जानकारी रही होगी। 11th क्लास में वेव भी पढ़ना था और आपने पढ़ा था कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव इज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी। आपने पढ़ा होगा कि वेव एक डिस्टर्बेंस का नाम है जो अपने साथ मोमेंटम और एनर्जी लेकर के वो चलती है। वेव को हम दूसरे फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेव इज ए वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव एनर्जी के ट्रांसफर का एक तरीका है, एक स्टाइल है। एनर्जी जिस रास्ते से ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी जिस रास्ते से होकर के जाती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कॉल्ड वेव, उसका भी नाम वेव है। तो वहाँ पर आपने वेव का नाम सुना था मैकेनिकल वेव, इलास्टिक मैकेनिकल वेव, इनर्शियल मैकेनिकल वेव। यानी जिस वेव को ट्रांसफर होने में, वेव को ट्रैवल करने में मीडियम चाहिए होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी वेव को जाना है तो दोनों यानी जहाँ से सोर्स से लेकर जहाँ तक उसको पहुँचना है उस टारगेट तक, बीच में पार्टिकल होने चाहिए, मीडियम होना चाहिए। बाय द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम द वेव विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव को ट्रांसफर होने में जब मीडियम की जरूरत होती है उसका नाम होता है मैकेनिकल। लाइक साउंड, लाइक वाटर वेव, इस तरह की जो वेव हैं जिसमें मीडियम की पार्टिकल का अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है तो मैकेनिकल बोलते हैं। उसके बाद मैटर वेव भी शायद आपने नाम सुना होगा। हम लोग टॉपिक के बात है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को ट्रैवल करने में मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट एनी मटेरियल मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नो एनी मीडियम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव को प्रोपागेशन के लिए, वेव को ट्रैवल करने के, वेव को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। उसी के भी यहाँ देखिए मैं एक डिफिनीशन लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन। यानी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत, मीडियम में पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है। विदाउट मीडियम में ट्रेवल करती है, इसमें मीडियम का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इस टाइप की जो वेव है वो सब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब इस वेव को पढ़ने के लिए, वेव को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी पीछे की फिजिक्स को हम चलते हैं। जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े उसकी भी जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़े उसकी भी जरूरत पड़ती है। मैग्नेटिज्म में हम लोग जो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे, एम्पियर्स के बारे में जानेंगे कि भाई वो क्या सही था या गलत था। एम्पियर्स लॉ में कंसिस्टेंसी थी कि नहीं कंसिस्टेंसी थी तो फिर कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा वगैरह वगैरह हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद EMI टॉपिक था जो फैराडेज लॉ ऑफ EMI हम लोग पढ़े थे, उसकी भी जरूरत पड़ेगी चैप्टर में बारी बारी से। लेकिन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक का। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, ये कोई सर्किट में
एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो ये कैपेसिटर का मान लीजिए कि पॉजिटिव प्लेट है कि नेगेटिव प्लेट है। तो जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते हो तो करंट इधर से होते हुए ऐसे बाहर निकल जाती है, करंट ऐसे जाती है मान लो। तो इस दोनों प्लेट के बीच में कोई आपस में फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, नो एनी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बट इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लो थ्रू द कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। व्हाई इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो इसी के कंटेंट्स को हम लोग आज सीखेंगे, पढ़ेंगे कि भाई कैपेसिटर के जो दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन आपस में नहीं होता है, कोई वायर से कनेक्शन नहीं है, किसी कंडक्टर से कनेक्शन नहीं है, फिर भी जब कैपेसिटर को सर्किट में हम जोड़ देते हैं तो करंट यहाँ से पास होकर के वहाँ चली जाती है। तो फिर ऐसे कैसे संभव है? तो इसी के लिए एक फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। उन मैक्सवेल ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया इस चैप्टर को प्रोसीड करने में जो हेल्प मिला, वो सब बात हम लोग पढ़ेंगे। और ये टॉपिक का स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बाय मैक्सवेल। जो एम्पियर्स लॉ आपने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, उसमें एम्पियर्स लॉ को बताया गया था कि जब किसी भी लूप में करंट जा रही होगी, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बने, तो इस लूप का बी मैग्नेटिक फील्ड और उसका डीएल बीडीएल जो आपने पढ़ा था, वो इक्वल होता है उसका इंटीग्रल म्यू नॉट यानी सराउंडिंग मीडियम का परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। आपने वहां पर पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो मैक्सवेल लिखता हूं मैं कि मैक्सवेल सजेस्टेड दैट एम्पियर्स लॉ शुड बी रिटन एज, एम्पियर्स लॉ को ऐसे लिखा जा सकता है B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जो करेंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, यानी उस सर्किट में जितने पार्ट में करंट बटी होगी उसको लिखते हैं नेट करंट के रूप में। म्यू नॉट टाइम्स सराउंडिंग के लिए हो गया, और ये टोटल करंट है यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट जो इस कैपेसिटर के बाहर जो करंट होती है इसको कंडक्शन बोलते हैं, और कैपेसिटर के प्लेट के अंदर जो करंट होती है इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ IC इज इक्वल टू कंडक्शन करंट and it is available in outside the capacitor in electrical circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कैपेसिटर के बाहर करंट है उसका नाम है कंडक्शन करंट। अब इसके बीच में D ID is equal to displacement current and available in the region where electric field and hence electric flux changes with time। जिस सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड समय के अनुसार चेंज होता हो, उस सर्किट में जो करंट मिलती है उसका नाम है ID, मींस डिस्प्लेसमेंट करंट उसका नाम है, जो कैपेसिटर के बीच में होता है। ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। यानी जब एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा था कि B वेक्टर डीएल वेक्टर म्यू नॉट I, तो I के बारे में लिखा करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, लेकिन एम्पियर ने यही नहीं कहा कि भाई यदि सर्किट में कोई कैपेसिटर लगा देंगे तो कैपेसिटर के प्लेट में भी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ भी जानकारी एम्पियर साहब ने नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग मैक्सवेल लॉ को पढ़कर उसको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो IC और ID के बारे में हो गया। अब दूसरी जानकारी जो ID है, चूंकि कैपेसिटर के प्लेट के बीच की बात कर रहे हैं, तो ID इज इक्वल टू कैपेसिटर के प्लेट के बीच में हम फ्री स्पेस या एयर मान ले रहे हैं। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बराबर होती है। ये हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। जहां पर ये फाई क्या है, तो भाई कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, प्लेट के अंदर जब इस सर्किट में करंट जा रही होती है
तो प्लेट के यानी एक प्लेट के ऊपर आपको पता होगा कि प्लेट के ऊपर चार्ज धीरे धीरे स्टोर होता होगा। जब चार्ज स्टोर होता होगा तो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना होगा, चार्ज के इंक्रीज होने पर, चूंकि प्लेट पर चार्ज आएगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने के कारण उस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स। तो आईडी इतना मिल गया। तो ये एम्पियर्स लॉ जो यहां पर लिखा हुआ है उसको यूं लिख सकते हैं, फाइनली एम्पियर्स लॉ इज रिटन एज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई सी इसके जगह पर और आई डी की जगह पर ये लिखा गया। जब ये लिखाया तो अब एम्पियर्स लॉ को हमको कंसिस्टेंट बनाना है। एम्पियर्स लॉ में जो कमियां रह गई होगी, जो किसी पूरी कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता इलेक्ट्रिकल सर्किट को, तो यहां पर हम उसको कंसिस्टेंसी के लिए बात कर रहे होते हैं कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाहर कंडक्शन करंट, प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हम लोग इस बी वेक्टर डीएल वेक्टर को लिख सकते हैं। तो लिखता है कि आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर से बाहर जो करंट है वह डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होती है। तो इस लॉ में ए वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये जीरो ये बच गया। और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट जीरो होती है। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आई सी इज इक्वल टू जीरो, तो बी वेक्टर डीएल वेक्टर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी जीरो, आई डी बचा, तो ये मिल गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डी। ये एम्पियर्स का जो लॉ था, इसमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए, इस लॉ को 100% परफेक्ट करने के लिए ये मैक्सवेल ने अपना कुछ कॉन्सेप्ट दिया। इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। इस बात को हम अब समझाने जा रहे हैं कि भाई आईसी और आईडी, क्योंकि एक बात समझ में जरूर आएगी कि यहाँ से कंडक्शन करंट आई, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हुई, फिर यहाँ कंडक्शन करंट हुई, तो क्या ये करंट और ये करंट जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक ये इक्वल करंट यहाँ कैसे आई? इसका मतलब कि ये करंट और ये करंट दोनों ही आपस में इक्वल है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे, इस करंट और इस करंट को। इसको नोट करिए अच्छे से, पॉज करके नोट करिए, समझिए, और फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं इसके कंसेप्ट को। उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब आप देखें कि जो आपको मैं बताया कि आईसी और आईडी को प्रूव करना है, तो देखो मैं लिखा कि इट कैन बी शोन दैट डिस्प्लेसमेंट करंट हैज सेम मैग्नीट्यूड एज कंडक्शन करंट, यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बराबर होती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं। लेकिन कैसे सुनोगे, मैं कुछ लिखवाया हूं आपको कि आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ the rate of change of electric flux between the plates of capacitor। अब आ जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? E इंटू ए के बराबर। प्लेट के बीच में, यानी ये जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के जो प्लेट के बीच में जो फील्ड होता है, ये प्लस और माइनस जो प्लेट है, फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और सिग्मा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाई ए के बराबर हो गया। ए से ए कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया प्लेट के बीच में। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और चार्ज का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इक्वल टू कंडक्शन करेंट, इसके बदले में हो गया कंडक्शन करेंट, ये हो गया ये। अब डी फाई बाई डी टी को उठा करके आप पुट कर दो यहाँ, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू आया आई बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आई डी इक्वल टू दिस, आई सी बाई दिस, कट करके ये डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन दोनों आपस में बराबर हो गया। ये हम लोग प्रूफ भी कर लिए कि भाई कैपेसिटर के इस साइड से करंट गई और इस साइड चली गई, और मैं कह रहा हूं कि बीच में करंट बनी, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट।
दोनों की आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। आपने प्रूफ कर लिया, अच्छे से इसको याद रखिएगा। जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया और कंडक्शन करंट और डिस्टेंस बराबर हो गई, तो मैं लिखा इसलिए केसीएल, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, ये जो हम लोग बात करते हैं, इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। इस कैपेसिटर जो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करते हुए दिख रहा था, उसमें भी हम लोग किरचॉफ जंक्शन रूल का, हम लोग किरचॉफ का करंट रूल का हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी एप्लीकेबल हो सकता है। अब इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने जो इस कंसिस्टेंसी के बाद कुछ इक्वेशन को बताया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ये इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख चुका हूं। दिस इक्वेशंस रिप्रेजेंट 4 बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी जो मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं वो 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ। यूजिंग दीज इक्वेशंस, इस इक्वेशन को यूज करके द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन को हम लोग लिखने जा रहे हैं, मैक्सवेल के इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन से क्या कंक्लूजन मिलता है वो 4 इक्वेशन में वो पढ़ने जा रहे हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मैक्सवेल का इक्वेशन समझा रहा हूं। अब देखिए, जो इक्वेशंस आपको मैं बताया कि इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई? तो लिखा मैंने कि दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल ने जो अपना पहला इक्वेशन दिया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस लॉ को अपना इक्वेशन बनाया। और क्या कहना चाहा, गॉस लॉ को याद नहीं होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge inside the surface। गॉस लॉ यही कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर, यानी इसको बताया था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी उस सरफेस के अंदर जो मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी, गॉस साहब ने चारों तरफ की मीडियम को फिर ये स्पेस मान लिया था, तो ये एप्सिलॉन नॉट लिखा गया। ये है गॉस लॉ जिसको मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन माना गया। बट इससे मिला क्या? उन्होंने कहा कि यदि इसकी कुछ वैल्यू मिल रही है, यदि ये इसकी कुछ वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू यदि यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कंक्लूजन निकाला जा सकता है। क्या भाई? द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन दैट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर नॉट क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह से निकल कर उस जगह टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से निकलती है वहाँ टर्मिनेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे नहीं घूमती है, गोल गोल घूमेगी तो जितना आउटसाइड गया उतना ही इनसाइड आया, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में गॉस के जो लॉ को फर्स्ट इक्वेशन माना और बताने की यही कोशिश किया कि देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती है, यानी वह टर्मिनेटिंग नेचर की होती है। ये उन्होंने ये बात समझाया। अब मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन को देखिए। मैक्सवेल ने जो सेकंड इक्वेशन मैग्नेटिज्म के गॉस लॉ को बनाया अपना, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ को उन्होंने टारगेट किया। कहा कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो।
आपको याद होगा कि देखो एक मैग्नेट हम ले यहाँ से, ये मैग्नेट, तो आपको पता होगा कि जो भी फील्ड लाइन एक बाहर जाती है इंटर करके कंटिन्यूअस ऐसे घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कंटिन्यूअस होती है, जितना इंटरिंग हुई यहाँ से बाहर निकली उतना इंटर करते हुए फिर अपने जगह पे आ गई, तो जितना फ्लक्स बाहर निकला उतना फ्लक्स अंदर आ गया, नेट फ्लक्स जीरो। तो उन्होंने कहा कि फाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इंटू ds इक्वल टू जीरो। यानी मैग्नेटिज्म में हम गॉस लॉ को नहीं लगा सकते हैं। इससे कंक्लूजन यही मिला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाती है, यानी कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स। ये सेकंड इक्वेशन का कंक्लूजन मिला। थर्ड इक्वेशन में मैक्सवेल साहब ने फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई को बनाया। उन्होंने कहा कि क्या दिस फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, यानी मैक्सवेल का थर्ड लॉ फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई है, और क्या है कि द इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। आपने EMI में पढ़ा होगा कि whenever magnetic flux linked with a circuit changes, then an EMF induced in the circuit। The induced EMF is opposes the cause by which it will be produced। यदि पूरी EMI की लॉ को बोले, फैराडे और लेंज को मिला लें, ये पूरी कहानी मिली थी चैप्टर में कि भाई जो फ्लक्स लिंक करा, फ्लक्स जो चेंज होने का जो रेट होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग EMF इंड्यूस का वैल्यू मिलेगा, वो मिला। यानी इंड्यूस EMF E प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जो सर्किट में EMF आएगा या सर्किट में जो करंट आएगी वो अपोजिंग नेचर की होगी, E इक्वल टू समथिंग। द इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं भाई, तो E के जगह पर E डॉट डी एल लिख सकते हैं। E डॉट डी एल E के जगह पर, चूंकि एक तरह की पोटेंशियल डिफरेंस है, अब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल के बराबर होता है, तो इसके जगह पर आई एज यूजुअल लिखा गया। कैसे भाई, तो फाई बी क्या होता है, ये होता है फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ से है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, मैंने बताया भी है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि द रेट, द ये पोजीशन रेट, टाइम नहीं, द पोजीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस के चेंज होने से जो पोटेंशियल में वेरिएशन आता है वह उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब यहां से हम क्रॉस करें, E इंटू डी आर इज इक्वल टू डी वी। डी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम डी वी को इसको इंटीग्रेट करें तो ई डी आर यहाँ भी इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस ई डी आर के बराबर है। यही में ई है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या था, ई के बराबर था, तो ई इक्वल टू वी ई डी आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर मीन्स पोजीशन, वही लिखा हुआ है ई डी एल इक्वल टू, यहाँ ई डी आर के जगह पर ई डी एल लेंथ लिखा हुआ है डी फाई बाई डी टी, यहाँ डी बाई डी टी फाई बी के जगह पर इतना लिखा हुआ है। इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट मिला, थोड़ा सा आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रिजल्ट निकला। यहाँ से देख के आप समझ सकते हैं, देख के यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, वहाँ पर बी है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलने वाला है। मैं अभी लिख रहा हूँ, उसको आप इसको तब तक नोट करिए, कंक्लूजन मैं लिखता हूँ। तो जब उसको लिख लिया तो क्या रिजल्ट वहाँ मिला, मैं आप देखिए, मैं आपको बताया क्या, तो जो भी मिला था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल टू जो E वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू समथिंग मिला, तो उसी के कॉन्सेप्ट पर लिखा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ, जो माइनस साइन आया था, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। This equation shows that a changing magnetic field with time produces electric field। जो इक्वेशन जो आपने लिखा था उसे मिला क्या कि चेंजिंग
मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अनुसार चेंज होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पैदा होगा। ये आपका थर्ड इक्वेशन बताता है, मैंने वो कंक्लूजन एक तरह का। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन क्या है भाई? दिस इज मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। जो एम्पियर्स लॉ को मैक्सवेल ने जो मॉडिफाइड किया था कंसिस्टेंसी के लिए, वही लॉ मैक्सवेल का फोर्थ लॉ है। कहा कि दिस इज मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed path is mu naught times the sum of conduction current and displacement current। यानी लाइन देखिए यहां पर लिखा हुआ है, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इक्वल टू mu naught टाइम्स इक्वल टू सम ऑफ कंडक्शन करेंट सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। IC ID के बारे में कुछ देर पहले मैं बताया था, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ओपन सर्किट। ओपन का मतलब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के बीच को बोलते हैं ओपन। कहता है इन ओपन स्पेस, यानी प्लेट के बीच में, मैंने लाइक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कंडक्शन करंट जीरो होता है, IC का वैल्यू जीरो होता है। जब कंडक्शन करंट जीरो हो गया तो ये B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, IC जीरो तो यहां पर जीरो, एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt बचा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt, इसको सॉल्व कर इतना बचा। अब आगे देखो d फाई e, ये कितना हम लोग पढ़े हैं भाई? तो हम लोग पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds के बराबर होता है। तो देखो BDL इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाई dt। तो फाई e d बाई dt और फाई की जगह पर लिखा ADS। इससे पता चला इस पूरे कंक्लूजन को कि देखो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जब वैरी करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और थर्ड इक्वेशन में उल्टा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से मिला, थर्ड क्या बताया कि टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्थ क्या मिला? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। वहीं लिखा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। This equation shows that a changing electric field with time produces magnetic field। ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना है। क्या मिला? थर्ड क्या बताया? फिर से रिपीट करिए, बोलिए क्या मिला? द चेंजिंग, थर्ड इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ क्या मिला? बोलिए क्या बोलिएगा? द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी चारों इक्वेशन मैक्सवेल के इक्वेशंस और ये फेवरेट इक्वेशंस होते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और चार में जो लास्ट के जो दो इक्वेशन मैंने पढ़ाया, थर्ड और फोर्थ, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिए, रट जाइएगा। और इसी से हम लोग अब कंटेंट शुरू करेंगे। अगला लेक्चर होगा, इस टॉपिक का नाम होगा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसको अच्छे से लिखें, समझने की कोशिश करें, कहीं दिक्कत होगी मेरे को याद करें। जय हिंद,